हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बढ़िया होंगे। चलो, हमने लास्ट जो वीडियोस थे उसमें हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कर लिया था। थर्ड चैप्टर हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसी हमारी हमेशा तरीका है करने का, मेरा पढ़ाने का, हम पहले बेसिक चीज़ों को समझते हैं, उसके बाद उसमें आगे बढ़ते हैं। जब बेसिक्स आपको अगर समझ में आ जाते हैं तो उसके बाद बाकी चीज़ें तो आप खुद ही कर लोगे, मेरे करवाने की भी ज़रूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, लास्ट जब हमने सेकेंड वाला चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें वेरिएबल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक तो वेरिएबल एंड दूसरा अपन ने पढ़ा था कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं ये आप लोगों को क्लियर होगा। हम यहाँ पर जैसे हमारे पास x, y, z, इनको हम लोग वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करते हैं, और 1 2 3 4 5 हुआ, ABC हुआ, ये सारे हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? कांस्टेंट की तरह। हम ABC को भी वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर ABC क्या है? वेरिएबल है। लेकिन नॉर्मली हम लोग x, y, z को वेरिएबल ही ट्रीट करते हैं। तो जो तरीका सिंबॉलिकल पैटर्न मैथ्स में चलता है, उसमें x, y, z को हम लोग क्या मानते हैं? वेरिएबल्स मानते हैं, और इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं। तो ऐसे ही हमको इन चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर? तो हम यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं कि इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब अभी तक हम लोगों ने जो इक्वेशंस देखी थी, जैसे हमारे पास ऐसा होता था 2x + 3, तो x की वैल्यू निकालते थे, वहाँ पे वेरिएबल 1 होता था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी हमारे पास 2x² + 5x + 6, वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल तो वहाँ पर x ही है, ठीक है। और कांस्टेंट वहाँ पर क्या थे? ये कोफिशिएंट ऑफ x है, x³ है, ये कोफिशिएंट ऑफ 5 है, और ये कांस्टेंट है। समझ में आ गया? ये हमने वहाँ पे लास्ट जो सेकंड चैप्टर था वहाँ पे पढ़ा था। अब हम देखेंगे टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है? अभी हमारे पास मान लो कुछ इक्वेशन ऐसे है, x भी है उसके अंदर और y भी है और एक कोई कांस्टेंट भी है, ठीक है। तो वेरिएबल हमारे पास कितने हो गए? टू वेरिएबल। तो इक्वेशंस, यहाँ तक की बात तो आपको समझ में आ गई कि इक्वेशंस इन वेरिएबल, टू वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट है, तो हम लोग समझे कि पहले लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मैं आप लोगों को समझाऊँ क्या होती है लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम लोग देखें जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन देखो, a1x + b1y + c1 = 0, या इसको हम कहते हैं ax, by और c = 0। अगर यहाँ पे c के साथ z और लग जाता ना, तो ये 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन हो जाती है। अभी वेरिएबल्स कितने हैं? x and y, और a b c क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट है। और यहाँ पे हम लोग इस तरीके से और शो करते हैं कि वेयर a b c आर क्या? रियल नंबर्स। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को रियल नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रियल नंबर्स किसको कहते हैं? हमने नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर में पूरा पढ़ा है। सेकंड चैप्टर में हमने वेरिएबल्स, कांस्टेंट और इनकी पावर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, और ये थर्ड चैप्टर है। अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। इसलिए हम लोगों को क्या होता है कि पढ़ने का तरीका, जो हमारी बुक के अंदर चैप्टर जिस सीक्वेंस में दिए हुए हैं ना, उस तरीके से ही पढ़ना होता है। समझ में आ गया? कई टीचर्स क्या करते हैं कि कहीं भी कोई सा भी चैप्टर उठाया जो उसको सबसे बेस्ट आता है, उस टीचर को जो एक चैप्टर आता होगा ना सबसे अच्छा, वो बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देगा कि भाई, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ इस टीचर को बहुत बढ़िया पढ़ाना आता है। जबकि होना क्या है, नियम क्या है कि अगर हमारी बुक अभी चल रही है, देखो आप लोगों के ये बुक चलती है NCERT। NCERT का मतलब क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। यानी इतनी बड़ी ये संस्था एक तरीके से पूरे देश में ये रिसर्च होते हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी बुक्स के ऊपर। नेशनल एजुकेशन जो है ना, नेशनल काउंसिल है, एजुकेशनल रिसर्च होती है यहाँ पर, कि बच्चे को कौन सा चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, उसके बाद कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। तो हम लोगों को लाइन से ही पढ़ना और समझना और चलना होता है। अगर आप डायरेक्ट कोई सिंपल चैप्टर उठा के कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने पहले के कॉन्सेप्ट तो छोड़ ही दिए।
एक चीज़, एक फर्स्ट चैप्टर से सेकंड कैसे जुड़ा हुआ था यहाँ पे हमने देखा, सेकंड से थर्ड वाला चैप्टर कैसे जुड़ा हुआ है ये हमने यहाँ पर समझा। तो इसलिए कभी भी पढ़ना हो सीक्वेंस से पढ़ो, सीरीज से पढ़ो, जो बुक में तरीका दिया हुआ है उससे पढ़ोगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आएगा। और बहुत अच्छा पैटर्न है NCERT का। कई टीचर्स जिनको खुद को चीज़ें ढंग से समझ में आती नहीं, वो NCERT की बुक्स को ही गलत बताते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, अगर ये नेशनल एजुकेशनल रिसर्च वाली चीज़ें गलत है तो फिर सही क्या होगी? प्राइवेट रिसर्च संस्थाएं ये वाली सही हो सकती हैं, जो मतलब अगर गवर्नमेंट की इतनी बड़ी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की संस्था है वो गलत है तो फिर सही क्या होगा? समझ में आई बात? तो हम लोग इस बात को समझें कि हम लोगों को बुक्स को प्रेफर वैसे इसी को करना चाहिए। और हमारे राजस्थान बोर्ड की भी बहुत अच्छी अच्छी बुक्स थी, लेकिन अब ठीक है, जो हमारे को बुक्स पढ़नी है ये पूरे भारत में, पूरे इंडिया में NCERT की और सेंट्रल जो बोर्ड है, सेंट्रल जो स्कूल है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनमें तो यही बुक्स चलती हैं। तो हमको इनको प्रेफर करना है। और कैसे पढ़ना है कि पहले फर्स्ट चैप्टर, फिर सेकंड और उसके बाद थर्ड, क्योंकि एक दूसरे के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं, उससे आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ में आ गया कि जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। अब हम इस बात को समझे कि इन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस क्यों कहा है। समझ में आया? अगर हमको ये बात ही समझ में आ गई कि लीनियर इक्वेशन क्या है तो हमको पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन देखो क्या होता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल के लिए मैंने एक इक्वेशन ले ली, y = 2x + 3। एक सिंपल सी इक्वेशन लिए ताकि अपने को ये इजीली समझ में आ जाए। तो ये इस फॉर्म में है कि नहीं है? आप लोग कहोगे नहीं सर ये तो इस फॉर्म में नहीं है, तो चेक करो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। 2x - y + 3 = 0। अब ये 0 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बच्चों को लगता है बोले सर ये 0 तो यहाँ होना चाहिए था। अरे यहाँ हुआ या यहाँ हुआ, पूरी इक्वेशन तो 0 के इक्वल है ना। तो कई चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कई बच्चों को होते नहीं है, वो इस चीज़ को समझो कि 0 यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस y को उठा के हम इधर लेकर आए हैं तो ये कितने हो गए? 2x - y + 3 = 0। तो जनरल फॉर्म देखो, ax यानी 2x + -y by। यहाँ पर y का कॉफिशिएंट क्या है? यहाँ पर -1 है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट फॉर्म में कौन है? 3 है। तो ये जनरल फॉर्म हो गई इस तरीके से। तो अब लीनियर इक्वेशन क्यों कहा, हम इस बात को समझ रहे थे। तो ये तो अपन ने एक इक्वेशन ले ली। अब देखो लीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक ये लाइन अपने ग्राफ पेपर लिया, x एक्सिस x', y एंड y'। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी और समझी हुई है। आपने ग्राफ को बनाना, किस तरीके से उसको स्केच करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 9th में अच्छे से समझा हुआ है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो चीज़ें, हो सकता है कई बच्चों को 9th की कई चीज़ें नहीं आती हों, तो उसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा समझते हुए चलेंगे, ताकि ये जो क्लास है वो सभी के लिए इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि कोई जो अच्छा पढ़ने वाले बच्चे ही उन्हीं के लिए क्लास है, ये उन सब के लिए है जिनके कुछ कॉन्सेप्ट छूट भी गए हैं और जिनको आते हैं उनके रिविज़न के लिए। तो आप दोनों तरीके से इस क्लास को समझोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ठीक है, तो अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन है क्यों। अब मैंने एक बॉक्स बना लिया, देखो ये आप लोगों ने देखा है 9th क्लास में इस तरीके से बना के, जिसने नहीं देखा वो समझ लो। इस बॉक्स में एक जगह तो हम लोग लिखते हैं x और एक जगह लिखते हैं y। अब इस इक्वेशन में x की कोई वैल्यू हमारे को पुट करनी है, कोई भी, जो भी आपकी इच्छा हो, आप जो बोलोगे वो वैल्यू रख दूंगा x की जगह। क्या रखूँ बोलो? 1 नंबर से रखते हैं हम लोग, चलो 1, 2 और 3। ओके, तो देखो x की जगह जैसे ही मैंने 1 रखा, तो 1 रखने का मतलब हुआ कि y = 2 × 1 + 3। तो 2 × 1 क्या होता है? 2 + 3। समझ में आ गया? तो क्या हुआ? 5। यानी x जब 1 है तो y कितना गया? 5। अब इसी जगह पर x मैंने रख दिया 2, तो कितना हुआ? 4 + 3 7। तो यहाँ पर आ गया 7। यहाँ पे मैंने रख दिया 3x की जगह, 2 × 3 = 6 + 3 9, यानी यहाँ पर क्या आ गया? 9। अब देखो यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3 4 x एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, हमको माइनस वाले की रिक्वायरमेंट है नहीं। y एक्सिस के ऊपर अपने पास देखो 5 7 9 है, अपन ने यहाँ पे भी ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं इस तरीके से लेता हूँ 1 2 3 4 5 हमारे को चाहिए, 6 7 हमारे को चाहिए और 9 हमारे को चाहिए। अब देखो x = 1 पे y = कितना है? 5। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन हमारी यहाँ पर आके मैच हो गई। ये हटा दो, ये हटा दो, ये वाला फर्स्ट पॉइंट हो गया। 2 पर कितना है? 7। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आके यहाँ पे, इसको हटा दो, इसको हटा दो,
3 पर 9 ये, और ये लाइन दोनों यहाँ पे आके ये हट गया और ये हट गया। अब इन सारे पॉइंट्स को, ये तो हमने 3 ही पॉइंट्स लिए थे, ऐसा हो सकता है मैं नेगेटिव वाले पॉइंट्स भी ले लूँ, ऐसा हो सकता है ना मैं 3 से आगे के भी पॉइंट्स ले लूँ, तो ये लाइन एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। समझ में आया? तो जब हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। देखो, तो इसलिए इसको क्या क्या है, लीनियर इक्वेशन, बिकॉज इट इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, क्लियर बात हो गई। अब बात हमारी आती है आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक तो बात थी कि लीनियर इक्वेशन, बट वाई पेयर, वाई वी नीड पेयर, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड what happens when when pair of lines interact with each other। ठीक है, तो अब मान लो एक इक्वेशन अपन को ये दे दी, एक इक्वेशन, और ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है y इज इक्वल टू मान लो 3x प्लस 1। ओके, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हमने देखा कि इक्वेशन 1 जो है उसका ग्राफ ड्रॉ ही हो गया। अब इक्वेशन 2 के ग्राफ का भी कुछ भी ग्राफ हो सकता है, तो हम समझेंगे यहाँ पर इस बात को कि इस पेयर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, इस चैप्टर के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया है। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई? यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे इसको समझते हैं। तो देखो, आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हमने इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा। अब हम ये समझने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की हमारे को क्या रिक्वायरमेंट हुई। तो हमने समझा था, मान लो हमारे पास, मैं जनरल फॉर्म ऑफ लाइन्स लेता हूँ, जैसे ये अपने पास a1x प्लस b1y c1 इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन है, और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ 1, इक्वेशन 2, ये 2 लाइन की इक्वेशन हमने ले ली। तो अब देखो, मान लो ये हमारे पास में ग्राफ है, यहाँ पर एक फर्स्ट लाइन की इक्वेशन ये जाती है, मान लिया ये किसकी इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है, अब वो जब इससे इंटरेक्ट होगी तो 3 बातें हो सकती हैं। देखो क्या क्या, कि या तो हो सकता है कि वो लाइन क्या हो, या तो वो लाइन, ये वाली लाइन जा रही है हमारे पास में ये रही, या तो वो लाइन इसके पैरेलल चली जाए। पैरेलल का मतलब इस तरीके से, समझ में आई क्या बात? एक लाइन यूँ जा रही है, दूसरी लाइन यूँ चली गई, तो वो लाइन या तो इसके पैरेलल चली जाए, या वो लाइन क्या हो जाए, इसको इंटरसेक्ट कर जाए, या वो लाइन इस पे इंसिडेंट हो जाए। इंसिडेंट का मतलब इस लाइन को जैसे मैंने नाम दिया है AB और CD। पहली कंडीशन ये हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि AB, इसको हम लोग उसी तरीके में बनाए ताकि और इजीली समझ में आए। पहली लाइन जो AB है वो ये रही AB, और दूसरी लाइन इसको क्या कर गई, इंटरसेक्ट। दूसरी लाइन क्या कर सकती है, ये पहली लाइन AB और दूसरी लाइन हो सकता है इसी के ऊपर से होकर चली जाए। 3 कंडीशन हो सकती हैं। ये लाइन हमारी AB है, ये लाइन हमारी CD है, तो ये पैरेलल लग चली गई, तो इसको हम लोग क्या कह लेंगे, ये तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन हो गई पैरेलल लाइंस की, ये दूसरी कंडीशन हो गई इंटरसेक्टिंग, और तीसरी कंडीशन क्या हो गई, इंसिडेंट। क्लियर हो गई? ये इंसिडेंट लाइन, ये पैरेलल लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इसलिए हमको क्या हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल x एंड y पेयर, बिकॉज व्हेन 2 लाइन्स interact with each other in pair, then 3 conditions occur, that can be parallel, that can be intersecting, and that can be incident line। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो इसलिए हमको पेयर की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हुई है, और अब हम इसको समझेंगे कि कब कब कंडीशन क्या बन रही है। तो हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ लाइन तो ये है ही, 2 अगर लाइन है उनका पेयर हमने लिया तो वो जनरल फॉर्म उन दोनों के लिए हो गई। तो आपको एक तो ये चीज़ लिखनी है, और तीसरी इनके बीच में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर अब इसकी एक्सरसाइज अपनी 3.1 स्टार्ट करेंगे, और वहाँ पे हम समझेंगे कि कैसे हमको पता लगे कि वो लाइन पैरेलल है, कि वो इंटरसेक्टिंग है, कि इंसिडेंट है। पहले हम सबसे पहले इनके लिए लाइन के लिए ये इक्वेशन बनाना सीखेंगे, क्योंकि हमारे को क्या होगा, वहाँ पे गिवन होगा कि बोला
पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन उन दोनों को यूज़ करते हुए हमारे को लाइंस को ड्रॉ करना, पहले तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी बुक का। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, देखो क्या होता है, सबसे पहला हमारे पास काम होता है इक्वेशन को बनाने का, इक्वेशन फॉर्म करने का। अगर हमारे को इक्वेशन फॉर्म करनी आती है तो हम लोग तब उसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट इक्वेशंस बनी हुई नहीं आने वाली है, हमारे को पहले वो कुछ कंडीशंस देगा, उनसे इक्वेशन फॉर्म करना हमको आना चाहिए। कैसे करते हैं उसको हम बहुत इजीली समझेंगे, अभी आपको 1 मिनट में इजीली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब आप जैसे स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं तो फिर मुझे चिंता नहीं है कि कैसे आपको समझ में आएगा, मुझे पता है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कुछ कहा है, तो दो जनों की अपन को ये बोला हुआ है कि 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. ठीक है, तो इस सिचुएशन को algebraically और graphically दोनों बता रहा है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, लेट प्रेजेंट एज मान के चलें, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स, वेरिएबल्स ही मानेंगे एक्स वाई या जेड। ठीक है, पी क्यू आर एस टी कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, लेकिन नॉर्मली अपन इन चीज़ों को मानते हैं। आप मानने के लिए बाउंड नहीं हो कि आप एक्स और वाई ही माने, इसको अपन कुछ भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगेन एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब्स डॉटर बी वाई। तो अब आफ्ताब कह रहा है कि 7 years ago, अब बताओ 7 years ago क्या होने वाला है, 7 years ago आफ्ताब कितने का होगा, उसकी एज में से 7 माइनस रहे होंगे। आज मेरी एज अगर 5 साल 15 साल नहीं 25 साल 30 साल, ठीक है 30 साल है, मान लो इतना भी नहीं लग रहा, 35 साल भी नहीं लग रहा मैं, x माइनस 7, मेरी एज अगर आज मान लिया 37 है, कितनी है 37 है, उसमें से 7 years हुआ, कितना एज रही होगी मेरी, 30 रही होगी। ठीक है, तो x माइनस 7, ठीक है x माइनस 7 years ago आई वॉज x माइनस 7। और मेरी डॉटर की बात करूँ अगर मैं, तो 7 years ago वो कितनी रही होगी, जो भी आज प्रेजेंट एज है उसमें से 7 माइनस हो गया होगा ना। तो कह रहा है 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, तो जो तुम्हारी एज थी ना उस समय, उससे मैं 7 times ओल्ड था। 7 times ओल्ड कौन था, आफ्ताब। तो ये 7 कहाँ लगाना पड़ेगा, इसके। क्यों, अभी तो कई बच्चों को इसमें ही कन्फ्यूज़न होता है कि ये 7 आफ्ताब था 7 times ओल्ड, तो यहाँ पे क्यों लगाया। समझो इस बात को कि मान लो 7 साल पहले मेरी एज क्या थी, ये थी, और मेरी डॉटर की एज कुछ और मानते हैं ताकि वो 7 का मल्टीपल हो जाए। मान लो मेरी एज इस टाइम पे 42 है, प्रेजेंट एज मेरी कितनी है 42। 7 साल पहले कितनी रही होगी, 35। 7 years पहले मेरी एज ही रही हुई। मेरी डॉटर की एज मान लो 10 years थी, कुछ भी थी। इसको अपन ऐसे नहीं समझते, इसको ऐसे समझते हैं ताकि आपको इजीली ये बात समझ में आ जाए। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ सीधा सा समझने का। मान लो मेरी प्रेजेंट एज 30 है और मेरी डॉटर की प्रेजेंट एज 5 years है, ऐसा मान लिया मैंने। अब मुझे दिखाना है कि मैं उससे 6 times ज़्यादा हूँ। क्या हूँ मैं उससे 6 times बड़ा हूँ ना मेरी डॉटर की एज से। तो अब मुझे 6 इक्वल करने के लिए, दोनों को इक्वल करने के लिए 6 किधर लगाना पड़ेगा, मेरी डॉटर की एज के आगे कि मेरी एज के आगे। आया समझ में, गॉट इट। ठीक है, तब जाके दोनों इक्वल हुए ना। तो इसलिए वो 7 times
एल्डर ये है अगर अपनी बिग डॉटर से, तो 7 उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये क्या होगा, दोनों इक्वल का साइन हम यूज़ कर रहे हैं, कोई और साइन यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 7 है उसको उसकी डॉटर की एज में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे कह रहा है ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, दूसरी कंडीशन देखो, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आफ्ताब की एज कितनी रही होगी, रहेगी, फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी जो भी है 3 ईयर फ्रॉम नाउ ये होगी, और उसकी डॉटर है उसकी एज कितनी हो जाएगी, ये तो हो ही जाएगी। तो कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी तुम होगी उसका 3 टाइम मेरी एज होने वाली है। क्लियर हो गई क्या यहाँ तक की बात। इक्वेशंस कैसे बनाते हैं ये बात समझ में आ गई। अब ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना कि नहीं बना, आप कहोगे अभी नहीं बना, बिल्कुल अभी इसको कन्वर्ट करेंगे हम लोग। देखो ब्रैकेट यहाँ से ओपन करते हैं, x - 7 = 7y - 49 हो गया क्या, ठीक है। इधर देखो यहाँ से अगर मैं x मैंने वहाँ का वहाँ रखा, 7y को इधर से उठा के इधर लेके चले गए, तो 7y = 49 - 7 इधर आके क्या हो गया प्लस, तो 49 - 7 कितना आ गया बताओ, 42 आ गया माइनस का, ये पहली इक्वेशन। क्लियर हो गई बात। इस वाली इक्वेशन को देखो, x + 3 = 3y + 9, इसकी इक्वेशन बनाए तो x तो वहाँ है ही, इस 3y को उधर उठा के ले गए तो माइनस का क्या हो गया 3y, ये 3 आएगा इधर, 9 - 3 कितना हो जाएगा 6, तो ये अपने पास क्या हो गई इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक की बात क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 पेयर बन गए लीनियर इक्वेशन के। अब ये तो हो गया इनका एल्जेब्रिक फॉर्म, ये अपने को जो कह रहा था कि एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है, सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था, तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। ये दोनों क्या हैं इसके एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो समझेंगे, यहाँ तक का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। ये 2 हमारे पास इक्वेशन हमारे को मिली हुई है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले अपन ने यहाँ पर किया x = -42 + 7y, क्लियर है। या कुछ भी हम लोग y को इधर रख सकते हैं और बाकी चीज़ों को उठा के उधर ले जा सकते हैं, किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से x = कितना हो गया 6 + 3y, यहाँ तक की बात क्लियर। हो सकता है आप लोगों को स्कूल में कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए कि ये 7y को तो यहीं रखो, इसको उधर ले जाओ और 42 को इधर ले आओ और डिवाइड कर दो 7 का, फिर इक्वेशन बनाओ। ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है, अपन जिस तरीके से चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमको सिर्फ करना क्या है, किसी एक की वैल्यू पुट करनी है और दूसरे की वैल्यू उससे जनरेट करते चले जानी है। तो देखो यहाँ पे हमने ये बॉक्स बना लिया वैल्यूज़ पुट करने के लिए, ये x ये y। सेम इक्वेशन के लिए भी हमने क्या कर लिया, बॉक्स ले लिया x एंड y। अब देखो कुछ भी वैल्यूज़ रखते हुए उनको चलनी है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हुए चलूँगा और x की वैल्यू मुझे मिलती चली जाएंगी। जैसे y की वैल्यू अपन रखते हैं, देखो इस तरीके से करते हैं ताकि अपने को बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ मिलती चली जाएँ। अगर मैं ज़्यादा बड़ी वैल्यू रखूँगा तो मेरे को ग्राफ को इसको ड्रॉ करने में दिक्कत होगी, तो हम लोग हमारे हिसाब से ऐसी वैल्यूज़ रखें ताकि हमारे को ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाए। तो देखो y की सबसे पहली वैल्यू में, ताकि यहाँ से छोटी वैल्यू मिले, तो देखो क्या रख सकते हैं अपन, 7 7 जब 49 होता है अपने को पता है, 49 जैसे ही रखूँगा 7 रखूँगा y = ये हो जाएगा 49 49 - 42, तो अपने पास में क्या बचेगा 7। आई बात समझ में। अब अगर मैंने 8 रखा तो 56, 7 8 जा 56 - 42 अपन ने किया, तो यहाँ मुझे क्या मिल गया 14, क्लियर हुआ। और यहाँ पे 9 रखा तो 7 9 जा 63, और हमारे को क्या मिला यहाँ पे 21 मिल गया। या अपन इससे कम भी कोई वैल्यू रख सकते हैं, जैसे मान लो अपन ने यहाँ पर 6 ही रख लिया, एक वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख ली, देखो और इजी कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने एक वैल्यू रख दी 6, एक 7 और एक 8,
तो 6 रखते ही तो x की वैल्यू मुझे मिल गई 0, 7 रखते क्या मिली थी 7 और 8 रखते क्या मिली थी 14। ईजी हो गया अपने लिए, ये ग्राफ के ऊपर इन नंबर्स को बनाना ईजी है इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। यहाँ देखो y की वैल्यू अपन क्या रखें, छोटी वैल्यूज रखें ताकि छोटी हमको मिलती चली जाए। 1 रखें, 2 रख दूँ और 3 रख दूँ। 1 रखने पे 3 और 6 9, 2 कितना हुआ 12, 3 15। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। अब वैसे तो कुछ ऐसा करना चाहिए हम लोगों को कि ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं और ये वैल्यूज़ आ रही हैं हमको इजीली मिल जाए, लेकिन चलो ये भी मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे समझो। हमने वैल्यूज़ ही कुछ इस तरीके की लिए कि हमारे पास इजीली ड्रॉ हो जाए। देखो ये x डैश, ये y एंड y डैश। यहाँ हमको पता है पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। x की वैल्यूज़ कहाँ तक चल रही है देखो 14 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। आपकी कॉपी में ड्रॉ करोगे इजीली ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, मेरे पास जगह कम है इसलिए। और y की वैल्यू हमारे पास देखो कहाँ तक है 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब सबसे पहले इस वाले ग्राफ की वैल्यू, इस वाली इक्वेशन के लिए वैल्यूज़ बनाएंगे। x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 0 y 6। x 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर x और y 0 ये होते हैं कोऑर्डिनेट। y 6 कहाँ पर है, ये रहा सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 एंड 6। क्लियर हो गई बात। दूसरा पॉइंट देखो 7 y 7 है और x भी 7 है, तो ये रहा y का 7 और ये हमारे पास में x का 7। कहाँ पे आ रहे हैं, इस पॉइंट पे। क्लियर हो गया। 8 एंड 14, यहाँ से 8 और यहाँ से 14, ये कोई पॉइंट आ गया। ठीक है, आप कॉपी में बनाओगे, जो ग्राफ पेपर के ऊपर आप बनाओगे तो बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आएगा। अब ये तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कर दिए, मिला दिए और इनके ऊपर इनके सारे कोऑर्डिनेट लिखने हैं। देखो हमको x 7 और y भी 7 यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, x हमारे पास में 14 और y 8, यहाँ पे इसको भी लिख लिया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दूसरी लाइन की इक्वेशन देखो 1 x y 1 एंड x कितना है 9, ये रहा फर्स्ट पॉइंट 1 एंड 9। क्लियर हो गया। 2 12, 2 पे ये रहा 2, ये रहा 12 यानी ये वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया। 3 एंड 15, 3 एंड 15 ये रहा। अब हमको दिख रहा है कि ये लाइन भी ये कहीं इस तरीके से लाइन ड्रॉ हुई है, समझ में आया। अब इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पे जाके ये कैसी होगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गई। अगर इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा स्क्विज करके और देखेंगे तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, कुछ इस तरीके से हमारे को देखो मिलेंगी। मैं बताऊं, ये लाइन यूँ जा रही है और ये वाली लाइन कैसे जा रही है, यूँ। कहीं आगे जब जाएगी तो दोनों एक दूसरे को कैसे कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट होता है इनका, जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होती हैं वही वैल्यू इसका आंसर होती है। समझ में आ गया। तो ग्राफिकली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अगर इसका सही में आंसर फाइंड हमारे को करना है तो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। अब एग्जैक्टली यहाँ पे तो फिलहाल आंसर निकालना नहीं है, यहाँ पे तो आपको सिर्फ इसको रिप्रेजेंट ही करना था, लेकिन फिर भी हम इसको समझे कि हमको अगर आंसर निकालना हो तो क्या करें। तो हम लोगों ने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन जो थी उनके पेयर को सॉल्व करके इनको सॉल्व करना सीखा हुआ है। और आंसर निकालने के 3 मेथड हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। एलिमिनेशन मेथड हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो उन 3 मेथड से सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। चौथा मेथड हमारे पास होता है ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड है। 3 मेथड हमने 10th क्लास में समझे, 9th क्लास में समझे और 4th मेथड यहाँ पर है। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई। ठीक है, फिर भी इसकी वैल्यू आपको निकाल के बताता हूँ, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास इक्वेशन है x - 7y = 42 एंड x - 3y = 6। एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का 42 है, x कैंसिल, 7y माइनस का 3y प्लस है तो यहाँ बचेगा माइनस कितना 4y, -42 और 6 -48।
y इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो -48 है तो y की वैल्यू रखो, 4 का डिवाइड करा, -48 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 12। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी डॉटर की वैल्यू। अब आफ्ताब की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किसी भी इक्वेशन में इसमें या इसमें रख दो, यहाँ पे रखना इजी है। y की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ तो मेरे पास में देखो क्या आएगा, y की वैल्यू हम लोग जैसे यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास आ गया 12 x माइनस 12 इंटू 3 36 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना गया 6 + 36 42। ये आफ्ताब की एज आ गई, ये उसकी डॉटर की एज आ गई। क्लियर हो गया यहाँ तक का? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, लेटर शी बायज another bat and 3 more ball for the same kind for 1300, represent the situations algebraically and graphically। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले क्या माननी पड़ेगी, कोस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल। तो हमने सबसे पहले क्या माना, लेट कोस्ट ऑफ 1 बैट कितनी x एंड कोस्ट ऑफ 1 क्या बॉल कितनी y। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि हमको कोई कोस्ट माननी पड़ेगी, इनिशियल कोस्ट अपने को लेके चलनी पड़ेगी, तब हम उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ये कह रहा है कि कोच बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। पहली कंडीशन 3 बैट्स एंड 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स कितने रुपए की, 3900 की। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखो, लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अनदर बैट कितना 1, उसने नंबर ऑफ बैट बाद में नहीं दिया, अनदर बैट यानी एक बैट एंड 3 मोर बॉल्स एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ रुपीज़ 1300। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई। क्लियर हो गया? ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हो गया, एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सेम वही मेथड हमको यूज़ करना है। इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ साइड में, ताकि अपन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर पाएँ। x + 3y इज इक्वल टू 1300, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, देखो अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर मेथड यूज़ करा है एक तरीके से इसको ग्राफ ये बनाने का, बॉक्स बना के सॉल्व करने का। अब इस वाले में मैं एक मेथड और बताता हूँ, उससे जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है वो उससे भी और इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक्स वाई। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने 0 रख दी इस इक्वेशन में। ठीक है, x की वैल्यू जब यहाँ 0 रखूँगा तो ये पूरा 0 बचा मेरे पास। 6y से 6 को डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू देखो क्या आ जाने वाली है, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30, ये आ गया। क्लियर हो गई? अगेन मैंने y की वैल्यू 0 रख दी इस इक्वेशन में। जब y की वैल्यू मैंने 0 रखी तो मेरे पास x की वैल्यू क्या मिलने वाली है कि ये पूरा 0, 3 से इसको डिवाइड किया तो कितनी आ गई, समझ में आया क्या? ऐसे यहाँ पे अपन कर सकते हैं। x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करी तो देखो 1300/3 4 और कितना हुआ 3.33। ओके, जब y की वैल्यू मैंने यहाँ 0 करी तो x की सीधी क्या आ गई 1300। यानी क्लियर हुई यहाँ तक की बात कि हमारे पास में ये दो इसकी रिप्रेजेंटेशन। अब इसको ग्राफिकली अगर हमको करना है तो देखो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे आप लोग, वैसे आप लोगों को करना ही है। अभी हम लोग यहाँ पर जितना चीज़ समझ रहे हैं उतना समझो आप, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जो हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे वहाँ पे हमको समझ में आएगी। तो अभी सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करना हम देख रहे हैं। तो अब हमने क्या करा, हमारे को ये वैल्यूज़ लेनी है कि x की वैल्यू 0 ली, 500 ले ली, यहाँ पे 1000 ले ली और इससे आगे हमने 1500 ले ली। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी मिल जाएंगी। यहाँ पे y की वैल्यू हमने कितनी ले ली, कितनी ले लें 100 ले ली, यहाँ पर 200, 300, 400,
500 एंड 600। ठीक है, अब देखो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1300, x की वैल्यू 0 कहाँ पर है, यहाँ पर, y की वैल्यू 1300, सॉरी y की वैल्यू 650, तो 650 का आने वाला है हमारे पास यहाँ पर 700 इस बीच में कहीं पे आएगा। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650, यानी ये वाला पॉइंट। क्लियर हो गया। जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1300 कहाँ रहना है, 1000, 11, 12, 13, 14 एंड 15, तो 1300 यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो वो ये वाला पॉइंट हो गया। इस लाइन को क्लियर हो गया। इस वाली इक्वेशन पे आते हैं, x = 0, y = 433.33, 433 यानी करीब यहाँ पर कहीं पे y की वैल्यू मिलने वाली है हमको। जब x की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 1300, यानी अगेन यहाँ पे ही आया वो पॉइंट आ गया। तो देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ। कैसी लाइन बनी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनी, तो ये हमने इसको क्या कर दिया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया। समझ में आ गई बात, स्क्रीनशॉट लो। देखो इस ग्राफ से एक चीज़ और समझ लें अपन यहाँ पर कि हमारे पास x की वैल्यू जहाँ पे 1300 है ना, वहीं पे y की वैल्यू 0 दोनों जगह है ना, तो हमारे पास अगर इसका आंसर भी हमारे को कोई पूछे तो x = 1300, 1300 हो गया, और y की वैल्यू वहाँ पर कितनी हो गई, 0, यानी बॉल हमको उसने बैट के साथ में फ्री दी है। कितना अच्छा ऑफर है ना इसके पास में। तो ये हमारे पास इसका आंसर भी हो गए। अगर वहाँ पे हमको आंसर भी सॉल्व करके निकालना हो तो ग्राफिकली सॉल्यूशन से हमारे पास आंसर आ गया। अब स्क्रीनशॉट लो। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, एंड आफ्टर 1 month कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स 300 रुपीज़। तो अपने को भी ग्राफिकली और इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल मान लें अपन कितनी, x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी y। क्लियर हो गया, ये हमको लेनी पड़ती है। अब पहली कंडीशन देखो क्या कह रहा है कि 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स बी 160। अनदर इक्वेशन क्या होगी हमारे पास में, 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स कितने के हुए, 300। दो इक्वेशन आ गई। फिर इसको यहीं लिख लेते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2x प्लस वाई 4x प्लस 3y 2y = 300। इक्वेशन नंबर 2, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ओके, और अब इसको हमको ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई, ग्राफिकली करना है। तो सबसे पहले क्या बनाए, ओके, एंड दिस ओह मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तो हम लोग नए मेथड, पुराने वाले मेथड से कर रहे हैं ना, जो हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा है। कौन सा मेथड, बस 2 ही वैल्यूज़ लेनी है, ये x ये y, इसके लिए भी 2 ही वैल्यूज़ लेनी है, ये x ये y, x 0 यहाँ पर, तो ये पूरा 0, y = 160, y = 160, y 0 तो x = 160/280। क्लियर हो गया। x 0 देन y = कितना है, ये पूरा 0, y = 150। x कितना, अब की बार y 0 देन x = 300/4, कितना हुआ, 75। ओके, हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। येलो ब्लैक है, येलो मतलब येलो, सॉरी x डैश y एंड y डैश
कितनी आनी है, एक्स की वैल्यू देखो 0, 80, 75 ये है, तो अपन क्या कर लें, क्या ले लें 40, क्या ले लें 40 यहाँ पर, 80 यहाँ पर, 50, 60, 70, तो 75 यहाँ पर आ जाएगी। और y की वैल्यू कितनी है 150 एंड 160, तो ये मैंने ले ली 100, 110, 120, 140, 150, 160, ओके 0, 160 ये रहा पॉइंट, 80, 0 ये रहा पॉइंट, ग्राफ ओके 0, 150, x0, y150, y0, x75 यानी ये रहा अगेन। अब आप बोलोगे बोले कहाँ है, तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट होंगी आगे जाके कहीं पे, वही ना इस तरीके से कहीं पे इंटरसेक्ट होगी। तो अब वो तो ग्राफिकली अपने पास सॉल्यूशन आ गया था पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास इससे पता नहीं लग रहा, आप लोग ग्राफ पे जब ड्रॉ करोगे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होंगे वो उसके आंसर आ रहे होंगे। लेकिन अगर हमको यहाँ पे फिर भी आंसर चेक करना है तो मैंने क्या करा, क्या करूँ 2x + y = 160, 4x + 2y = 300। अब इसको 2y कर लूँ तो ये देखो एलिमिनेशन मेथड से यूज हो जाएगा। 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 4, 2 और ये 320, एलिमिनेट, कैंसिल, 4 सॉरी 4 2 ये तो करा ही नहीं अपन ने, ये क्या हुआ, सॉरी नहीं, यानी देखो 4x 2y = 320, 4x 2y = 300, यानी ये क्या हुआ, एक मिनट में चेक करता हूँ, रुको। हाँ ठीक है, अपन ने इसको सॉल्व करना देखा ना, तो यहाँ पे देखो इससे क्या है, 0 = यहाँ से इसको माइनस क्या 20 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो हम लोगों को लिखना है नो सॉल्यूशन। तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग नहीं है, सही में कैसी है, पैरेलल लाइन से। जब नो सॉल्यूशन आ जाता है तो ये कैसी है, पैरेलल लाइन से। पैरेलल लाइंस, क्लियर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 पूरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3.2 को करेंगे, वही हमारे बेसिक्स को समझते हुए। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ाते रहें, तो आप लोग हमारा साथ देते रहो, हेल्प करते रहो, वीडियो को शेयर करते रहो सब लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भरी चीज़ें लेते हुए आएँ, और ये ज्ञान की जो हमारी गंगा है इसको इसी तरीके से बढ़ाते जाएं। तो शेयर और सब्सक्राइब करना इसी के साथ, थैंक यू, बाय बाय।